हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारा है लेक्चर नंबर 30। क्या है? लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का क्या नाम है? बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग। बैंक के बारे में, बैंक इन्वेस्ट कैसे करती है और लोगों को उधार कैसे देती है। इन्वेस्ट मतलब होता है विनियोजन, और लेंडिंग मतलब होता है ऋण प्रदान करना। एक बात बताएं, इस चैप्टर में हमको मेनली 2 तरह की बातें जाननी है। पहला, जो कि हम सीख चुके हैं लगभग बातें, कि एक बैंक अगर होता है तो उसके पास लोग पैसा लेकर आते हैं। जब इसके पास पैसा एक पूंजी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है, तो क्या ये पैसे को अपने पास रखे रहती है? क्या पैसा इसके पास हमेशा पड़ा रहता है? ऐसा नहीं होता। वो क्या करती है? पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट में विनियोजन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो लोन दे रही है किसी को, या कहीं से सिक्योरिटी वगैरह खरीद रही है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, बॉन्ड वगैरह है। शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। पैसा वो 2 तरह से, वो पैसे को क्या कर रही है? जो लोगों ने जमा किया है, जो लोगों ने पब्लिक, पहला तो पब्लिक ने जो पैसा जमा किया है, उस पैसे को वो इस्तेमाल करती है, विनियोजित करती है, इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट 2 तरह से कर सकती है, या तो वो कहीं का सिक्योरिटी खरीद ले, या वो किसी को लोन दे दे। ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है पैसे आने का तो और 3 तरीका और भी बताए थे, इन दोनों के सिवा अलग। भैया वो शेयर्स बेच दे। बैंक खुला, बैंक ने अपने शेयर पब्लिक को दिए, और शेयर बेच के जो पैसा आया उसको भी वो ऐसे ही इन्वेस्ट करती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये पैसे इन्वेस्ट क्यों करती है? भैया प्रॉफिट कमाने के लिए। क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। पहली बात तो यह है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, बट कंपलसरी प्रॉफिट उसको इसलिए कमाना है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है ना, जो कंपनी में पैसा लगा कर रखे हैं, इस बैंक में पैसा लगा कर रखे हैं, उनको चाहिए भैया लाभांश, डिविडेंड चाहिए। वो कंपलसरी मांगेंगे ही कि भैया मेरा पैसा लियो, क्या कर रहे हो यार, कोई प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे हो। तो इससे बढ़िया है दूसरे की सुनने से वो क्या करते हैं, कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से वो क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। तो मेनली वो पैसा विनियोजन क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, और प्रॉफिट कमा के वो पब्लिक को इंटरेस्ट के रूप में दे सके, या फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे सके। ठीक है। अब जब वो पैसा विनियोजित करने जाते हैं, जब वो पैसा लगाते हैं कहीं पे, तो वो क्या क्या सोचते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 10 या 11 हैं। 10 या 11 हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या सोच के एक बैंक पैसा जब मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो इन्वेस्ट करने के टाइम पे कौन कौन से नियम को फॉलो करती है, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स वो अपने दिमाग में रखती है। देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योर्ड लोन, ऋण सुरक्षा का सिद्धांत। ऋण सुरक्षा मतलब जब एक बैंक किसी को लोन देती है, तो सबसे पहले उसे ये सोच के चलना चाहिए
कि भैया जिसके हाथ में हमने दिया है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, ये बताइए वो ईमानदार है या नहीं। ईमानदार है तो बताइए भैया कब तक वो टाइम से पैसा दे देगा या नहीं दे देगा। क्या उसने कुछ सिक्योरिटी रखी है कि नहीं। अगर इस लोन के बदले उसने कुछ सिक्योरिटी रखी है तो उस सिक्योरिटी का अमाउंट बराबर है या नहीं। मतलब हमने इनको 50 लाख रुपए लोन दिए अगर, तो 50 लाख के बराबर या उससे ज्यादा 70 लाख 80 लाख की सिक्योरिटी हमने उनसे ली है। कोई जमीन वमीन गिरवी रखा है या नहीं रखा, तो हमारा लोन सिक्योर है या नहीं, इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है जब किसी को लोन दिया जाता है। मतलब बैंक अपना पैसा किसी के पास इन्वेस्ट कर रही है, लगा रही है, ताकि वहां से कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लोन जब वापस करेगा वो पैसा तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगी। बताइए वो पैसा मेरा सेफ है या नहीं सेफ है, इस बात को सोचकर वो लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जब एक बैंक लोन देती है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सही हाथों में है या नहीं। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। मुद्रा तरलता का सिद्धांत। क्या बोलेंगे। तरलता का सिद्धांत। मुद्रा तरलता का सिद्धांत। अब मुद्रा तरलता का सिद्धांत मतलब क्या है। मुद्रा तरलता का सिद्धांत है कि भैया जब एक आदमी कहीं पे पैसा लगाता है, मतलब यहां पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि बैंक इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। बैंक अगर किसी के पास पैसा लगाता है और उससे सिक्योरिटी खरीद लिया, उससे उसने क्या खरीद लिया, सिक्योरिटी, कोई शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का। अब बताइए क्या वो ऐसी सिक्योरिटी है क्या कि वो बहुत जल्दी से बिक जाए। मान लो उसने आज तारीख है, जो भी मान लेते हैं 1 अगस्त है। आज कितनी तारीख है, 1 अगस्त। 1 अगस्त को उसने शेयर खरीद लिया। अचानक से उसको 10 अगस्त को पैसे की जरूरत पड़ गई। अब बताइए क्या उसमें तरलता है, बहुत जल्दी से ये शेयर बिक जाएगा या नहीं बिक जाएगा, जल्दी से वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया बैंक को ऐसे जगह पैसा लगाना चाहिए जिस कंपनी का शेयर बहुत आसानी से मार्केट में बिक जाए और उसको शेयर के बदले पैसे आसानी से मिल जाए। जितनी आसानी से वो शेयर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमने क्या किया है, कौन सा नियम फॉलो किया है, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, मुद्रा तरलता का सिद्धांत। ठीक है, जल्दी कॉपी करिए। तीसरा देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सेफ्टी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक सेफ्टी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा का सिद्धांत। राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा का सिद्धांत लिख लीजिएगा बगल में। राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा का
सिद्धांत कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया जब एक बैंक, पहली बात तो ये जान लीजिए, एक देश के लिए मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। बैंकिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है भैया? बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा इंडिया में, जितना कॉस्टली होगा इतना ही, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए इंडिया में किसी को लोन चाहिए और बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है। अभी मान लीजिए लोन चल रहा है 12% पे, अगर यही बैंकिंग सिस्टम 18% कर दे तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या इकोनॉमिक सेफ्टी हम दे रहे हैं? हम बैंक हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट की तरफ भाग रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे कि देश को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान। कहने का मतलब ये है, ये प्रिंसिपल ऐसे फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कोई बैंक लोन किसी को दे रहा है तो ये सोच के देना चाहिए कि भैया ये उसके फायदे के लिए हम दे रहे हैं, ना कि अपने फायदे। जितना कम से कम, मान लो कोई किसान हो, उसको लोन चाहिए, बताइए वो 18% इंटरेस्ट रेट पे लोन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो ऐसा लोन दिया जाना चाहिए जो देश के हित में हो, जो देश के हित में हो, उसके अपोज में ना हो, सिर्फ हम प्रॉफिट के चक्कर में ना जाए। ऐसे लोन प्रोवाइड करें ताकि जो लोन ले रहा है वो उससे लेके कुछ काम कर सके। आजकल छोटे सेक्टर वाले, जैसे कि स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं, दुकानदार वगैरह, वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं और अपनी दुकान खोलते हैं, उससे रन करके प्रॉफिट जो कमाते हैं उससे लोन वापस कर देते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि वो पैसा वापस कर ले जाए। क्लियर? तो ये क्या है, देश के हित में होगा, पब्लिक के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित में है, उसके अपोज में नहीं है, ताकि देश की सुरक्षा रहे। राष्ट्र की सुरक्षा का सिद्धांत, आर्थिक सुरक्षा का सिद्धांत। अब देखते हैं चौथी बात क्या है? कॉपी कर लिए है ना? सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। सामंजस्य का सिद्धांत। किसमें सामंजस्य? सामंजस्य बैंक में और क्या पब्लिक में? नहीं बेटा, गवर्नमेंट में। कह रहा है इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्यों कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जब कोई पैसा लगाना होता है तो उसका इंतजाम कौन करता है? बैंक करता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक करता है, जिसका नाम क्या है सेंट्रल बैंक का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का सारा पैसा किसके पास है? आरबीआई के पास रहता है। और आरबीआई जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसमें पैसा कौन लगाता है? आरबीआई लगाती है। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ना बनाए जो बैंक के अपोज में हो, और बैंक ऐसी जगह कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करे जो गवर्नमेंट के अपोज। मान लो गवर्नमेंट बैंक ने क्या किया, जितना पैसा आ रहा है बैंक के पास वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट आई इसके पास कि भैया देखो एक पॉलिसी बनाए हैं, एक नेशनल हाईवे बनाना है जो आधे इंडिया को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मिलाएगा, एक हाईवे सीधा सीधा। बताइए पैसे चाहिए। बैंक ने कहा सारा लोन तो हम प्राइवेट सेक्टर को दे चुके हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं,
अब बताइए, इसने ऐसी पॉलिसी बनाई जो गवर्नमेंट के हित में नहीं थी। इसका सबसे पहला काम है गवर्नमेंट को देखे, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल नहीं देखेगा और सिर्फ गवर्नमेंट को ही देखेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब भी जिसको जैसी जरूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड करना चाहिए। बैंक इस चीज को देख के चलता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए। कभी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से लोन बहुत महंगा कर दिया जाए ताकि लोग लोन लेना ही बंद कर दें। तो ना बैंक गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे जो बैंक के अपोज में हो, और ना बैंक कुछ ऐसा करे जो गवर्नमेंट के अपोज में हो। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य का सिद्धांत। जल्दी कॉपी करिए। अच्छा, अगला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबिलिटी, विक्रयशीलता का सिद्धांत। सेलेबिलिटी भी बोल सकते हैं, बट मार्केटेबिलिटी वर्ड ज्यादा ठीक है। मार्केटेबिलिटी मतलब भैया ये बैंक है, अगर इसने किसी की सिक्योरिटी खरीद ली है, किसी की सिक्योरिटी खरीद ली है, किसी का शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह कुछ खरीद लिया है, तो वो आसानी से मार्केट में बिक जाना चाहिए, आसानी से मार्केट में बिक जाना चाहिए, और एक फेयर प्राइस पे, एक फेयर प्राइस पे। फेयर प्राइस मतलब 10 रुपए की चीज थी तो कम से कम 10 रुपए में तो बिक ही जाए। ऐसा ना हो कि हमको तुरंत बेचना हो तो वो बिकेगी 9 रुपए में, फिर तो हमें नुकसान सहना पड़ेगा। हम बैंक हैं, हमें नुकसान सहना पड़ जाएगा। कह रहा है फेयर प्राइस पे उसकी हमेशा विक्रयशीलता बनी रहनी चाहिए। बैंक ऐसी जगह ऐसी सिक्योरिटी खरीदिए, ऐसी कंपनी या ऐसे फर्म या जो भी शेयर, डिवेंचर, जिसके भी बॉन्ड्स वगैरह खरीदने हैं, ऐसी चीजों के खरीदिए जिससे हमें फेयर प्राइस पे रीसेल वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? रीसेल वैल्यू मिल जाए, अच्छी प्राइस मिल जाए, जिसमें हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा सकें। सिर्फ कॉस्ट का कॉस्ट भी कमा के क्या करेंगे, कम से कम 10 का 11 तो बिके, 10 का 10.5 तो बिके, तभी ना होगा फेयर प्राइस। और इसी में एक बात और चली गई, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन profitability and liquidity। हमने क्या पढ़ा था लिक्विडिटी में? लिक्विडिटी में क्या पढ़ा था कि भैया आज जल्दी से जल्दी वो पैसे में वापस कन्वर्ट हो जाए। हमने पैसा देके शेयर खरीदा, शेयर जल्दी से बिक गए, पैसे में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि भैया कम से कम कुछ प्रॉफिट तो कमा के मिलना चाहिए। ऐसी जगह शेयर खरीदिए, डिवेंचर खरीदिए या सिक्योरिटी, या किसी को अगर लोन दे रहे हैं तो लोन से कुछ तो प्रॉफिट मिलनी चाहिए, कुछ तो प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा चौथा या 5वां नंबर, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6वां था। ये था 6वां, ये था 5। ठीक है, अब देखते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है सर? देखते हैं बेटा, आप जल्दी से बस इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके।
7वां पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिटी ऑफ प्राइस। प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिटी ऑफ प्राइस, कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत। कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत मतलब जब कोई सिक्योरिटी खरीदी जाए, जब हम कोई शेयर डिबेंचर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो ऐसे शेयर डिबेंचर्स खरीदिए जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होते हो, जिसके रेट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आते हो, ताकि हम ज्यादा नुकसान ना झेलें। कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी जब रेट बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो हम बहुत ज्यादा लॉस में चलेंगे, जिससे हमारी कंपनी को, भैया वो क्या बोलते हैं उसको, भट्ठा बैठ जाना। भट्ठा बैठ जाने का मतलब क्या होता है कि भैया अब हम उठ नहीं पाएंगे, हमसे बिजनेस चलेगा नहीं। तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह मत लीजिए जिसमें एक बार के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाती है, अगली बार के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजों में लगाइए जिसमें बहुत थोड़ा बहुत चेंज आता हो और एक रेट पर प्रॉफिट मिलती रहती है। अच्छा, अगला है प्रिंसिपल ऑफ फ्री फ्रॉम टैक्स। फ्री फ्रॉम टैक्स कह रहा है कि भैया बैंकों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी जगह पैसा लगाना चाहिए जहां टैक्स बिल्कुल ना लगता हो या बहुत मिनिमम रेट पे लगता हो, बहुत कम रेट से टैक्स लगता हो, और या फिर बिल्कुल टैक्स ही नहीं लगता हो। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, वहां से कुछ इंटरेस्ट कमा रही है, तो बताइए क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? उसने तो गवर्नमेंट को पैसा दिया था। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। अच्छा, प्रोडक्टिव क्या होता है, अनप्रोडक्टिव क्या होता है? जैसे कि एक बार बता दें, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में डिफरेंस। मान लीजिए बैंक लोन दे रहा है, बैंक किसी को लोन दे रहा है, एक को दे रहा है प्रोडक्टिव, एक को दे रहा अनप्रोडक्टिव। ठीक है, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। बी के यहां थी शादी, बी के यहां शादी थी। अब ये लोन लिया और शादी किया, पैसे खत्म, शादी हो गई। ए ने क्या किया, ए ने लोन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से प्रॉफिट कमाता रहा। जब कोई लोन किसी काम के लिए दिया जाता हो, जहां से कुछ प्रॉफिट मिलती रहेगी, जहां से कुछ काम किया जाएगा, तो उस लोन को बोलते हैं प्रोडक्टिव लोन। और ऐसा लोन जो पैसा लेके तुरंत खा पी के खत्म हो जाएगा, जहां से फिर कभी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट नहीं आने वाली, तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसी जगह पैसा दीजिए जो बिजनेस वगैरह करने के लिए लोन मांग रहे हो, ना कि घर में बैठ के खाने के लिए या शादी करने के लिए। मतलब अगर मेरे यहाँ खाने को नहीं है, हम क्या किए, बैंक से लोन लिए और घर बैठ के खा रहे हैं पैसे, क्या ये अच्छी बात है? इसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव लोन। पर हमने लोन लिया और बिजनेस करने के लिए लिया, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव लोन।
तो कह रहा है बैंक ऐसी जगह पैसा लगाओ कि जो प्रोडक्टिव हो। बताइए, ये तो घर बैठ के खा लेगा, बैंक आएगा कहेगा कि भैया पैसा दो, कह देगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। और हम बिजनेस चलाएंगे अगर, तो क्या करेगा, बिजनेस को जब्त कर लेगा, बिजनेस को जब्त कर लेगा, तो कम से कम उसको नुकसान तो नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्टिव लोन प्रोवाइड करिए, अनप्रोडक्टिव नहीं। जल्दी से कॉपी करिए। अच्छा, आखिरी है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिस्क, जोखिम की विविधता का सिद्धांत, जोखिम की विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल क्या कहने का मतलब है सर, बताते हैं साहब। कह रहे हैं बैंक पैसा जहां लगा रही है वो अलग अलग जगहें होनी चाहिए। मान लो ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है और ई कंपनी, ठीक है। अगर उसने सारा का सारा पैसा ए कंपनी में लगाया और ए कंपनी डूब गई तो ये बैंक भी डूब जाएगा, ये बैंक भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता है कि वो कई जगह पैसा लगा के रखे, अगर यहां से नुकसान हुआ तो कम से कम यहां से हम कवर में रहेंगे, बाकी जगहों से हम क्या करेंगे, कवर। हमेशा रिस्क अलग अलग जगहों से होनी चाहिए, सिर्फ एक ही जगह की रिस्क होना अच्छी बात नहीं, रिस्क भी बटी होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा कि भैया कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जब हम एक लोन प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने वीडियो को लंबा करना इसलिए सोचा है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो 50 मिनट की हो जा रही है, सर 45 मिनट की हो जा रही है। ऐसा इसलिए किया है बेटा कि पूरा चैप्टर जब भी आप शुरू करें तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ें, और अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें ध्यान में रहेंगी। चैप्टर को हम जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर रहे हैं आपके लिए, और इस तरह पढ़ा रहे हैं ताकि बातें आपको याद रहें, भूले नहीं आप, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिए। कह रहा है विनियोगों के प्रकार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विनियोगों के, विनियोग मतलब हम जो समझ गए सर कि जब पैसा बैंक लगाती है कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब कभी वो प्रॉफिट कमाने के लिए लगाती है, कभी वो बिजनेस बचाने के लिए लगाती है। अगर उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना, ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां से हमको प्रॉफिट हो, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वो कितने तरह के होते हैं सर, वो हमने बता के रखे हैं। अच्छा, कभी कभी बैंक ऐसी जगह भी पैसा लगाता है जहां से उसको कोई प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा बट बिजनेस चलाना आसान हो जाएगा, उस टाइम पे प्रॉफिट ना देखकर वो अपने बिजनेस को देखता है, अपने बैंकिंग सिस्टम को देखता है, तो उस टाइम पे पैसा लगाया जाना क्या कहलाता है, नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए पहले टाइप को हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे नॉन प्रॉफिटेबल। पहला क्या है भैया, हम पैसा लगा रहे हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हैं। किस काम के लिए लगा रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हैं। चलिए, पहला है कॉल मनी।
बैंक लोन देता है, बैंक क्या देता है, लोन देता है किसी को, और कहता है उसे जब हम चाहेंगे तुमसे मांग लेंगे और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जब हम चाहेंगे तुमसे पैसा मांग लेंगे और तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हिंदी में याचना मुद्रा। क्या बोलते हैं? याचना मुद्रा। क्या होती है सर? ये खास करके बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। किसको देता है? बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, या कैपिटल मार्केट में इसका काम आता है। सटोरिये होते हैं ना, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, उन ब्रोकर्स को अक्सर करके बैंक लोन देता है, कुछ टाइम के लिए देता है और क्या करता है, तुरंत पैसा वापस मांग लेता है। जैसे उसका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं होता ये सब कॉल मनी। ठीक है, तो ऐसा लोन जब हम मांगेंगे तब वापस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं याचना मुद्रा, कॉल मनी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है, शॉर्ट टर्म लोन। बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म ऐसे समझ लीजिए कि 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से 12 महीने, मतलब 1 साल। हमने तुमको लोन दिया और बोला 6 महीने के अंदर वापस दे दीजिए। अब बताइए शॉर्ट टर्म लोन जो है, हमने तुमको लोन दिया 6 महीने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए। जैसे ही 6 महीना पूरा होगा, हम चाहेंगे तो आपसे पैसा मांग सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 4 घंटे का टाइम देना पड़ता है। कितने घंटे का? 4 घंटे का टाइम देना पड़ता है कि भैया हम तुमको 4 घंटे का समय दे रहे हैं और 4 घंटे में आप क्या करिएगा, उसको पैसा वापस कर दीजिए। हमने तुमको लोन लेके रखा है, लोन देके रखा है, 6 महीने पूरे हो गए, अब 6 महीने से 1 साल के बीच में हम कभी भी तुमसे मांग सकते हैं, लेकिन हमने तुमसे कहा अगर 10 बजे की भैया लाके पैसा वापस दे जाओ, तो कम से कम 2 बजे तक का टाइम उसको देना पड़ेगा, 4 घंटा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा सर, तीसरा क्या है? तीसरा ऐसे साइड में लिखते चलिएगा आप लोग भी, एक टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद जो मैंने बनाया उसको बना लीजिएगा, फिर दूसरा टॉपिक लिखिएगा, उसके बाद जो मैंने बनाया उसको बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आप भी चलिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज देखो, सिक्योरिटीज जो है गवर्नमेंटल हो सकती हैं, सेमी गवर्नमेंटल हो सकती हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी हो सकती है। 3 तरह की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये 3 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जो हम मार्केट में खरीद सकते हैं। बैंक ने क्या किया, किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी खरीद ली, जैसे कि शेयर डिवेंचर। प्राइवेट कंपनी के शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड अगर खरीदेंगे तो प्राइवेट सिक्योरिटी, और फुल्ली गवर्नमेंट से कंपनी कोई हो जैसे कि रेलवेज वगैरह, उसके हम शेयर खरीदेंगे जो कि हमको मिल नहीं सकते। ठीक है, अगर हम उसके शेयर, ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के अधिकार में आती हो, उसके शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको? गवर्नमेंटल सिक्योरिटी। वो अक्सर बॉन्ड या डिवेंचर्स देते हैं, शेयर नहीं देते, डिवेंचर्स देते हैं। ठीक है, अच्छा सेमी गवर्नमेंटल, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां, ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट हो, फिर भी उसका 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में हो। कितना परसेंट शेयर? 51% शेयर, तो वो हो जाती है गवर्नमेंट की। क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की हो जाती है। और
सेमी गवर्नमेंट के लिए कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के अधिकार में आना चाहती है, वही प्राइवेट कंपनी सेमी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती, सेमी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती। अगर उसके शेयर या डिबेंचर हम खरीद रहे हैं, मतलब खरीदने का मतलब क्या है, हम उसको पैसा दे रहे हैं। कोई कंपनी का अगर हम शेयर खरीद रहे हैं या डिबेंचर्स खरीद रहे हैं तो हम उसको लोन दे रहे हैं, एक तरह से क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और जब चाहेंगे उसको हम मार्केट में बेच भी सकते हैं। दूसरी बात, वहां से हमको कुछ डिविडेंड, कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, कुछ डिविडेंड या कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहेगा, जिससे वो हमारा कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमने ऐसी जगह पैसा लगाया जहां से हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो बनेगा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, परचेज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, क्या मतलब है सर? परचेज करिए या डिस्काउंट कराइए बिल को। 1 मिनट। सर क्या कहना चाहता है ये? भैया आपने सुना होगा, आपने 11th के अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा, क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक आदमी आता है बिल लेके बैंक के पास, बैंक क्या करती है, उस बिल को रख लेती है, उसको पैसा दे देती है, उसको पैसा दे देती है। वो क्यों दे देती है? कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं मिलते क्या? डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स नहीं मिलते क्या पैसा? भैया उसने क्या किया, पहली बात आपकी बिल रख ली और आपको पैसा दे दिया। 1 लाख की बिल थी, आपको सिर्फ दिया 98,000। पहले तो 2,000 रुपया प्रॉफिट होगा उसको। अब जब उसको पैसा ऐसी जगह उसने 98,000 लगा दिए जहां से उसको 2,000 रुपया मिल जाने हैं। पहली बात, अगर वो आदमी देर करता है पैसा पेमेंट में तो उसके ऊपर से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लेगा, तो पैसा ऐसी जगह लगाया जहां से कुछ प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब देखते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। अगर इसको पढ़ना है तो मेरा प्राइमरी फंक्शन का क्लास पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी फंक्शन लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, लेक्चर नंबर 2 या 3। इसमें 4 बातें आती हैं, वो चारों आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्राइमरी फंक्शन, बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो उसी को यहां पे रखा है कि 4 तरह के पैसे ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को जहां से उसको प्रॉफिट होता है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। यहां भी है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो वो क्लास आप पढ़ लीजिएगा, लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा प्राइमरी फंक्शन। बैंकिंग का लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा प्राइमरी फंक्शन। मैं इसका लिंक जो है मैं आज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अब आते हैं कि भैया नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? सर यहां तो बैंक पैसा लगा रही थी, तो उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसको बोल रहे थे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन प्रॉफिटेबल तो सर इसको कहते हैं जहां से कोई प्रॉफिट ना हो। तो सर बैंक ऐसी जगह पैसा लगा क्यों रही है? पैसा ऐसी जगह लगाना ही क्यों जहां से कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो? एक बात बताइए बेटा, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं डेयरी स्टॉक।
डेड स्टॉक उसको बोलते हैं, मान लीजिए हमारा बैंक खुलना है, बैंक में बिल्डिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कैपिटल लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेड स्टॉक। ऐसा पैसा जो लग तो चुका है पर वो हमको प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा, डायरेक्टली हमको प्रॉफिट नहीं कमा कर दे रहा, ऐसी जगह हमने पैसा फंसा दिया, तो उस पैसे को क्या बोलेंगे? डेड स्टॉक। तो बताइए क्या यहाँ पे बिल्डिंग बनाना जरूरी था या बैंक की, या नहीं? बहुत जरूरी था। बिल्डिंग नहीं होती, घर नहीं होता तो बैंक कैसे खुलता? तो जहां से ना भी प्रॉफिट हो तब भी जरूरी होता है कुछ जगहों पे पैसा लगाना। तो उस जगह पे जब पैसा लगता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो हुआ बट वो नॉन प्रॉफिटेबल। क्या था? नॉन प्रॉफिटेबल। जैसे कि एक और है हमारे पास कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है सर? भैया ऐसे समझ लीजिए, NDTL, नेट डिमांडिंग टर्म लायबिलिटी, नेट डिमांडिंग टर्म लायबिलिटी या नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी, ये क्या होती है सर? एक समय में जितना मुद्रा आपसे मांगी जा सकती है, हम बैंक हैं, हमारे पास बहुत लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, एक वक्त में जितने लोग हमसे एक साथ पैसा मांग सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, उस मैक्सिमम अमाउंट का 4% हमको रिजर्व बनाकर रखना पड़ता है, हमको रिजर्व बनाकर रखना पड़ता है। उसी को बोलते हैं कि भैया कैश रिजर्व। और मैं बता दूं, कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जैसे कि आप ये जान लीजिए कि आपने प्रॉफिट कमाया, आप बैंक है, आपने प्रॉफिट कमाया, उसका 20% आप फर्दर यूज में नहीं ला सकते उस प्रॉफिट का, सिर्फ ना कि पूरे कैपिटल का, सिर्फ प्रॉफिट का 20% आपको रिजर्व बनाकर रखना होता है ताकि फ्यूचर में कभी बैंक हमारा लॉस हो, बैंक में हमारे लॉस हो तो उस रिजर्व से हम पैसा निकालकर उसकी भरपाई कर सकते। हर साल जरूरी है क्या प्रॉफिट ही आ रही हो? कभी कभी लॉस भी आ सकता है। बिजनेस का यही रिस्क है, रिस्क होता ही है बिजनेस में। तो जब भी प्रॉफिट के लिए हम भागते हैं तो कभी कभी हमको लॉस भी कमाना पड़ता है। तो जब भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं कि किसी साल लॉस हो गया अगर, तो उस प्रॉफिट को निकालकर उस लॉस की भरपाई कर लेंगे। उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व। यहां पे भी पैसा निकाल के कहीं रखा जा रहा है लेकिन वहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। वो काम आ सकता है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, बिजनेस का वर्क बढ़ा सकता है, बट वो हमको कोई प्रॉफिट नहीं देता। ठीक है, बिजनेस की सेफ्टी के लिए रिजर्व वगैरह रखे जाते हैं, उस रिजर्व को हम बाद में इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर वहां से कोई इंटरेस्ट, कोई प्रॉफिट, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता जहां से हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल प्रोवाइडिंग लोन। पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल प्रोवाइडिंग लोन मतलब एक बैंक जब किसी को लोन दे रहा है तो कौन कौन सी बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए। तो उस बात को देखते हैं। क्या है? पहला, जमानत। सिक्योरिटी। भैया हमने तुमको लोन दिया
बदले में तुमने मेरे पास क्या रखा है, कागज रखा है, पेपर रखा है, कुछ गिरवी रखा है, क्या रखा है, वो हमने मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया है आपको, तो कम से कम वो 2 लाख या तो डबल होना चाहिए, तो कम से कम 1.5 गुना 1.5 लाख तो होना ही चाहिए। कोई ऐसी चीज मेरे पास गिरवी रखी है जो कम से कम 1.5 लाख की या 2 लाख की हो, 1.5 लाख की या 2 लाख की। या ऐसे कहें कि अगर उसने हमारे पास 2 लाख की चीज गिरवी रखी है, 2 लाख की चीज गिरवी रखी है, तो हम उसको या तो 1 लाख का लोन देंगे या मैक्सिमम इसका 80%, मतलब 1,60,000। इससे ज्यादा का लोन हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कंडीशन होती है बैंक की कि कुछ ऐसा लोन रखिए जिसका 50% तुमको चाहिए या 80% मैक्सिमम हम तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी पढ़ेंगे हम जमानत कितने तरह की होती है अभी आगे। तो पहले इसको छोड़ के चलते हैं, सेफ्टी के बारे में देखते हैं। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। ऐसी जगह लोन दीजिए जहां पे हमारा लोन सुरक्षित हो, ऐसे हाथों में दीजिए जहां पे हमारा लोन सुरक्षित हो, ऐसे हाथों में हो जो हमको टाइम पे पैसा वापस कर देगा। ये बात को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे आदमी को लोन प्रोवाइड करिए जो हमको टाइम पे पैसा वापस कर दे। मोटिव ऑफ लोन, ऋण का उद्देश्य। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लोन क्या है भैया? जो आया लोन मांगने, हम बैंक है, हमसे जो आया लोन मांगने, पहले उससे पूछे भैया आप हमसे लोन लेके करोगे क्या? ऐसा तो नहीं घर बैठ के खाना शुरू कर दोगे, कुछ काम करोगे, ऐसी जगह लगाओगे जहां से कुछ पैसा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर जिसको प्रोडक्टिव लोन बोलते। तुमको प्रोडक्टिव लोन चाहिए या अनप्रोडक्टिव लोन चाहिए, पहले इस बात का पता चल जाना चाहिए कि तुमको प्रोडक्टिव चाहिए। प्रोडक्टिव मतलब हम पैसा लेंगे और कुछ बिजनेस करके प्रॉफिट कमाएंगे। अनप्रोडक्टिव मतलब हम पैसा किसी से लोन लेंगे और शादी कर लेंगे, घर बैठ के खा लेंगे, उससे कोई बिजनेस करने वाले नहीं है। वो पैसा लेंगे और यूज कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है। नॉलेज अबाउट पर्सन, जिस आदमी को दे रहे हैं हम लोन, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो अच्छा आदमी है, भला आदमी है, बुरा आदमी, बेईमान तो नहीं है, दबन नहीं ना कर लेगा हमारे पैसे को। ठीक है, आगे चलते हैं। रेन्यूअल ऑफ लोन, ये बहुत मजेदार टॉपिक, ये पॉइंट बहुत मजेदार है, समझिएगा हमारी बात को फिर बताइएगा। मान लीजिए एक आदमी आया बैंक के पास, ठीक है, और लोन लिया, ठीक, बोला 3 महीने बाद वापस कर दूंगा, 3 महीने बाद पैसा वापस कर दूंगा, या 1 साल में वापस कर दूंगा, छोड़िए 3 महीने को। कहेंगे बहुत जल्दी मांग रहे थे आप। उसने कहा 1 साल में पैसा वापस कर दूंगा, हमने कहा ठीक है। फिर 1 साल बीता, हमने कहा लो भैया पैसा वापस करो। उसने कहा ठीक है, हमको एक और लोन दे दीजिए। मान लीजिए ये 10 लाख का लोन था। कितने का लोन था? 10 लाख। इसने कहा हमको एक 15 लाख का लोन दे दीजिए, 15 लाख का लोन दे दीजिए, हम तुमको पैसा वापस कर देंगे, हम तुमको पैसा वापस कर देंगे। उसने क्या किया, एक दूसरा और लोन लिया और एक पैसा वापस कर दिया। पहला लोन की पेमेंट हो गई और दूसरा लोन उसके ऊपर चढ़ गया। पहली बात कि ऐसा करना नहीं चाहिए, लोगों के अंदर बुरी आदत पैदा होती है। या उसने कहा होता, दूसरी कंडीशन क्या है, तो मजेदार बात थी ना कि भैया तुम हम ही को लोन दो और तुम्हारा लोन हम वापस कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि
तुम हमको लोन दिए थे, हम तुमको टाइम पे पैसा वापस नहीं कर पाए, हमने तुमसे कहा भैया 6 महीने और दे दो हमको, 6 महीने और दे दो। तो ऐसे आदमी को बैंक कह रहा है कि ऐसे आदमी को लोन ना दिया जाए जो बार बार टाइम मांगता हो और टाइम पे पैसा ना देता हो। ठीक है, मतलब रिन्यूअल का, लोन के रिन्यूअल की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वही लोन था, हमने फिर से रिन्यू कर दिया, उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया, हमने उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। चलिए, डबल लोन, एक ही आदमी को 2 बार लोन नहीं मिलना चाहिए, एक ही आदमी को 2 बार लोन नहीं मिलना चाहिए। पहले वो पहला पैसा वापस करे, फिर वो दूसरी बार लोन लेके जाए। ठीक है, और लोन ऐसा देना चाहिए भैया जो देश के हित में हो, देश के विरुद्ध ना हो, राष्ट्रीय हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। मतलब क्या है, तो भैया लोन तो दीजिए, लेकिन पहले देख लीजिए कि वो पैसा लेकर खा तो नहीं लेगा, वो बिजनेस करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी वगैरह बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, है ना, प्रति व्यक्ति आय, हर एक आदमी की आय बढ़ेगी, जिससे और रोजगार में वृद्धि होगी। मान लीजिए हम किसी से लोन लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट किए, तो हमारे यहाँ भी 4-5 एम्प्लॉय बैठेंगे, हमारे यहाँ भी काम शुरू होगा, हम 4-5 लोगों को और रोजगार देंगे अपने साथ साथ। तो ऐसा लोन दीजिए जो वो किसी काम में लेकर आए, ये नहीं कि हमने लोन लिया और घर बैठ के खा पी के खत्म कर लिया। ठीक है, चलिए हमारी ये बात रह गई कि सिक्योरिटी कितने तरह की होती है, बताते हैं। चलिए, सिक्योरिटी कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहला क्या, पर्सनल सिक्योरिटी, दूसरा क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या होता है सर पर्सनल सिक्योरिटी? मान लीजिए एक एग्जांपल में सब खत्म करेंगे। एक आदमी गया लोन लेने, मार्केट में इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, अंबानी साहब को मान लेते हैं। अंबानी साहब गए लोन लेने, बैंक तुरंत लोन दे देगा, ये नहीं कहेगा कि कुछ गिरवी रखी है। क्यों? क्योंकि इनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। बस इनसे एक पेपर वर्क कराएगा, इसको बोलते हैं एक नाम के कागजी ऋण, एक नाम के कागजी ऋण। देखिए, गारंटर समझते हैं, गारंटर। एक आदमी को बैंक क्या कहेगा, अंबानी साहब एक आदमी लेके आइए जिसमें वो गारंटी दे रहा हो कि अंबानी साहब आप पैसा दे देंगे, हम आपसे कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहे, सिर्फ पेपर पे लिखवा के दे दीजिए। ठीक है, अगर बैंक ने एक आदमी से मांगा गारंटी, तो एक नाम के कागजी ऋण, दूसरा 2 आदमी से मांगे, अगर 2 आदमी का साइन वगैरह मांगे तो उसको बोलते हैं 2 नाम के कागजी ऋण। 2 नाम के कागजी ऋण। अगर एक आदमी की गारंटी बैंक मांग रहा है तो एक नाम के कागजी ऋण लगेंगे, अगर 2 आदमियों की गारंटी मांग रहा है 2 नाम के कागजी ऋण लगेंगे। ठीक है, अच्छा यहीं पे मान लो अंबानी साहब के सिवाय कोई और होता, ये मांग रहे थे 500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी का लोन मांग रहे थे, और इनका नाम भी कोई नहीं जानता, हम गए, भैया मेरा नाम इंतजाम कर, मैं गया लोन मांगने और बैंक से कहा कि भैया हमको 500 रुपए का लोन दे दीजिए। तो बैंक मेरे मुंह पे ही हंस देगा, क्या कहेगा, अरे यार कुछ कायदे की बात करो, कुछ ऐसी बात करो जो समझ में आता हो, 500 करोड़ रुपए कुछ होते हैं,
हमने कहा ठीक है भैया, आपको 500 रुपए देना है कि नहीं? उसने कहा ठीक है भैया देना है, ये बताओ गिरवी क्या रखा। हमने कहा भैया अम्बानी साहब से पेपर ले रहे थे, हमसे भी पेपर ले लेना, 2 आदमियों की गारंटी दे देंगे। तो क्या ना 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 ना, ऐसा नहीं चलता भाई। उनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, इसलिए उनको पेपर में मिल रहा है। ये पर्सनल सिक्योरिटी इसलिए उन्होंने दे रही है। 500 रुपए की उनकी गुडविल है, उससे बहुत ज्यादा की उनकी गुडविल है, छवि खराब हो जाएगी उनकी। आपकी कौन सी छवि है? जब 500 रुपए गबन कर लेंगे तो आपकी छवि खराब हो जाएगी। हमने कहा यार ठीक है, तो कैसे लोन दोगे? उसने कहा कि भैया ये तो दो ही दो, आप गारंटी दो, उसके साथ साथ कुछ सहायक प्रतिभूति भी रखो हमारे पास। कुछ सहायक कोलैटरल सिक्योरिटी रखिए। एक सिक्योरिटी के साथ साथ कोई और सिक्योरिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। पहली बात अम्बानी साहब ने भी यही दिया था, हमने भी ये दिया, तो पहली पर्सनल सिक्योरिटी तो दी हमने भी, लेकिन हमारे बारे में क्यों नहीं माना? क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है। तो इसलिए उसने कहा कि हमको साथ साथ में कुछ और चाहिए, कुछ मॉर्गेज करिए, जमीन वगैरह गिरवी रखिए, कुछ प्लेज करिए, कोई सामान लाके रखिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ भी रखिए, हाइपोथिकेशन, कोई शेयर वगैरह के पेपर्स लाके रखिए, कुर्की, क्या बोलते हैं इसको, कुर्की, ठीक है। तो ये कोलैटरल 3 तरह की होती है, मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन। तो भैया सिक्योरिटी कितने तरह की? पहला पर्सनल, जिसमें सिर्फ नाम लगता है, कोलैटरल में कोई चीज लाके गिरवी रखनी पड़ती है। जब पर्सनल से काम नहीं चलता, हम जैसे हमारे केस में काम नहीं चल रहा था, इसलिए हमको कुछ और भी साथ साथ में गिरवी रखना पड़ा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बात इसमें नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको निकाल सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको